हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अक्षय क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हमारा रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स परिमेय, अपरिमेय, HCF, LCM, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य संख्या, शांत अशांत आवर्ती 6.23 पर बार, मतलब कि 6.232323 बार बार आएगा। इसे P/Q के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान के लिए हमने कुछ संख्याओं को लिखा है और इसे पहचान करते हैं। तो पहले परिमेय संख्याओं को आपको परिभाषा बता दें। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय कहलाती है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में Q का मान हमें 0 पुट नहीं करना है। अपरिमेय संख्याएं कहने का अर्थ है कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख पाना संभव नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ हमने संख्याओं को लिखा है। इन संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचान करके आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पाई, ठीक ना। ये एक संख्या है पाई, और ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। याद रखना होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 3.14। ठीक है, ये क्या है? परिमेय है, ये परिमेय है। उसके बाद आपको 22/7, 22/7 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है। पाई 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर 1.333। कहने का अर्थ है कि 1.3 पे बार लग जाएगा। बार लगने का मतलब है 1.3333, ये अनंत बार आता रहेगा 3। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्याएं हैं। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जब हम इस टॉपिक्स को बताएंगे तो आपको समझा देंगे कि P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद है ये देखिए 0.202220, उसके बाद 222, फिर 0, 222, फिर कहने का अर्थ है कि इसमें किसी भी संख्या का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि कौन सी संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है। देखिए यहाँ पे 1-2 है, फिर 1-2 बढ़ गई, यहाँ पे 3-2 हो गई, और यहाँ पे 4-2 हो गई। मतलब कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, मतलब कि जिसका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, वो विदाउट क्रम के चलेगी, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब आते हैं यहाँ पे कर्णी में 5, कर्णी में 3 और कर्णी में यहाँ पे 13 है। डाट डाट मतलब कि कई संख्या इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए कर्णी में 5 कहने का अर्थ है कि कर्णी में वो संख्याएं जिनका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, मतलब कर्णी में कुछ न कुछ रह ही जाता है, वो भी संख्याएं अपरिमेय होती है। मतलब कि कर्णी में 5, कर्णी में 3 और कर्णी में 13, ये क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कर्णी में 4, कर्णी में 4 का हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, और 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
करनी में 16 का अर्थ हो जाएगा, पूरा हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 को भी हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि यह भी करनी में है, यह भी करनी में 16 है, लेकिन इन दोनों का वर्गमूल आसानी से निकल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए, अब ये करनी में 3 है और करनी में 3 है, तो चलिए इसे कटाते हैं। देखिए, ये करनी में 3 अपरिमेय है और करनी में 3 ये अपरिमेय है, लेकिन जब इसे हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 यानी कि p/q के रूप में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक। ये हमारा हो जाएगी परिमेय। अब देखिए, यहाँ पे 7 और यहाँ पे √5 है। 7 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जब भी हम जोड़ कराएंगे या घटाव कराएंगे या गुणा कराएंगे या भाग कराएंगे, उनमें से एक परिमेय होगी और एक अपरिमेय रहेगी, तो हमेशा उसका आंसर अपरिमेय संख्या निकलेगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये करनी 7 धन करनी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छे से समझ लिया। चलिए, अब हमारा आगे का टॉपिक से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो HCF हमें ज्ञात करना है, यानी कि मशक ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर ए। देखिए, ए क्या होती है, दो संख्याओं में से सबसे जो बड़ी संख्या होती है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, यानी कि 2, 2, 5, ठीक। और बी हमारा क्या हो जाएगा, बी छोटी संख्या, यानी कि बी हो जाएगा हमारा 135, ठीक। बी हो जाएगा हमारा 135। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, ए के जगह पे 225 लिख लेंगे, 225, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी 135, और क्यू के लिए क्या लिखेंगे, क्यू ही लिख करके छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आर के लिए आर। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, जो बड़ी संख्या होती है 225, उसमें 135 से भाग देना है। 225 हम लिख लेंगे यहाँ पे 2, 2, 5, ठीक। अब इसमें हम भाग देंगे किससे, 135 से, तो हमारा एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 270 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 9। मतलब ये क्या होता है, हम आपको बताते हैं, ये इसका नाम है भागफल। भागफल जो होता है Q, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा Q। उसके बाद यहाँ पे शेषफल R, ये R होता है, और ये क्या होगा, तो ये हमारा B है, यहाँ पर B, और ये A है, ठीक ना, यहाँ से समझना है, ये हमारा A है। अब हम करेंगे क्या, 225 बराबर लिख देंगे 135 गुणे 1 प्लस 90, ठीक ना। अब देखिए, आगे हम क्या करते हैं,
यहाँ जो संख्या लिखी गई होती है बी को, फिर उसे ए के जगह लाते हैं, बी वाले को ए के जगह लाना है, यानी कि 135 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा आर है यहाँ पे, फिर बी के जगह पे ये आ जाएगा, तो 135 को हम लोग लिखेंगे 90 गुणे, अब देखिए 135 में जो हमारा आर बचता है वो आगे वाली लाइन में बी का कार्य करने लगता है, यानी कि 135 में हमें 90 से भाग देना है, तो 90 से भाग देंगे 135 में, तो कितने बार जाएगा? एक बार। और फिर आर क्या बच जाएगा? 45, 45। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा बचा 90 है ना, ये फिर एक के कार्य करने लगेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा आर है ना, फिर अगली पंक्ति में बी के जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है, आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, 45 से इसमें भाग देंगे, कई बार जाएगा? 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और शेष कितना बचेगा? जाएगा 0। जिस पंक्ति में शेष 0 बचता है, जिस पंक्ति में शेष 0 बचता है, उस पंक्ति का बी यानी कि क्या 45, वो क्या हो जाता है? दी गई संख्या का HCF हो जाता है। तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 45। ठीक ना, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 135 और 225 का HCF कितना निकल गया एल्गोरिथम विधि से? 45, यानी कि 45। ठीक है, चलिए अब 2 प्रश्नों से और एग्जाम्पल से हमने परिमेय, अपरिमेय और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझा। अगला हमारा प्रश्न है 15, 18, 24 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला हम समझेंगे, HCF और LCM। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। हम क्या करेंगे, 15, 18 और 24 लिख लेंगे। ठीक है, अब 15 का हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे? 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। ठीक है, अब 18 का लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद 15 का हो जाएगा 2, 15 नहीं सॉरी, ये 24 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए ये हो गया है ना। सबसे पहले पूछा है HCF। HCF फैक्टर करने के बाद HCF क्या करते हैं, जो संख्याएं इन दो का दिया होगा तो दोनों में, या 3 दिया होगा तो तीनों में, या 4 संख्याओं के लिए पूछा होगा तो चारों में, जो संख्याएं सब में मिलती है उसे हम क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं, वही हमारा HCF होता है। अब देखिए इसमें 3 मिल रहा है, और इसमें भी एक 3 मिल रहा है, और इसमें भी 3 मिल रहा है, इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3। अब LCM देखिए, LCM कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले संख्याओं का फैक्टर करने के बाद हम सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं, और सबसे इनमें छोटी संख्या को देख करके वो संख्या जिस पंक्ति में अधिकतम होती है उस पंक्ति की सारी उस संख्या को लिख लेते हैं। जैसे अब हमें सबसे छोटा 2 है, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो इसमें 3 है, यानी कि सबसे अधिक से अधिक इस पंक्ति में है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 2,
इस पंक्ति के सारे 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद 3 को देखते हैं, 3 इसमें भी एक ही है, 3 इसमें 2 है, 3 इसमें 1 है। आखिर किस पंक्ति का 3 लिखे? तो अभी हम बताएं कि जिस पंक्ति में वह संख्या सबसे अधिक होती है उस पंक्ति की सारी उस संख्या को लिख लेते हैं। उस संख्या कहने का अर्थ है 3 इस पंक्ति में 2 है तो इस 3 को लिखेंगे, इस पंक्ति के सारे 3 को लिख लेंगे। और 5 देखिए 5 किसी में नहीं है, यहाँ 1 में है तो 1 5 है तो 1 ही 5 लिख देंगे। अब सबको गुणा करा करके लिख लेंगे। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, अतिरिक्त के 24, 24 दिया 72, 5 360। 72 में हम 5 से गुणा कराएंगे और हमारा आ जाएगा 360। तो इस तरह से ये हमारा HCF और ये हमारा LCM निकल गया। ठीक है, चलिए आगे की टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है HCF 180 और 225 बराबर 45 है। कहने का अर्थ है कि 180 और 225 का HCF 45 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछ देता है। देखिए हम क्या करेंगे, A और B यहां पर भी लिख लेंगे, ठीक है। और A हमारा क्या हो जाएगा 2 2 5 और B 180, ठीक है। ये आपस में बदल भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया गया है। सूत्र होता है एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बाटा में उनका HCF, मतलब कि A गुणे B बाटा में हो जाएगा HCF। A के जगह पर क्या लिखना है हमें 225, B के जगह पर क्या लिखेंगे 180, बाटा में HCF कितना दे रखा है 45, तो यहाँ पे 45 रख देंगे। ठीक, अब इसमें से इनको कटाएंगे। देखिए 45 से यदि हम कटाते हैं तो 5 5 25, हाथ में लगा दो, पंचों के 20 2 22, यानी कि ये 5 से कट जा रहा है आसानी से, तो 5 बार हो जाएगा। और 18 5 90, 18 5 90 और 1 0 है तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे, यानी कि एलसीएम भी क्या निकल गया इनका 900। लेकिन जब आपसे HCF पूछ देगा और एलसीएम दिया रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करिए, पक्षांतर कर लेंगे, A गुणे B बाटा में हो जाएगा LCM। ठीक है, तो एक इस तरह से पूछा रहता है। चलिए आगे की टॉपिक्स को कवर करते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में ये प्रश्न दे रखा है 1155 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं और उन्हें अभाज्य संख्याओं से कटाते हैं, इसका फैक्टर बनाएंगे, कटा लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या 2 से ये तो नहीं कटेगी, अब 3 से ट्राई कर लेते हैं, तितिरी के 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 8 24, 3 5 15, 3 से आसानी से कट जा रहा है तो 3 से कटाएंगे, तितिरी के 9, 3 8 24, 3 5 15। अब देखिए फिर 3 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा और 85 3 से नहीं कटता है, यानी कि अब 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो कटाएंगे 5 से, 5 7 35, अब इसमें से 3 बचेगा, ये हो जाएगा 35, फिर 5 से कटा लेंगे। अब देखिए ये 7 7 है ना, आसानी से 7 से कटेगा, 7 से ही कटेगा, यहाँ से कटाएंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसे फिर 11 से कटा लेते हैं तो 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 ला देना है कटा करके। ठीक, अब देखिए अब 1155 बराबर हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अभाज्य गुणनखंड
क्लियर हो गया। चलिए आगे की टॉपिक्स को कवर करते हैं। चलिए अब हमारा टॉपिक से अगला सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वे दो संख्याएं जिनका मसा एक हो, यानी कि एक के अतिरिक्त उनका HCF यानी कि मसा कोई अन्य संख्या नहीं होना चाहिए, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, वे संख्याएं जिनका मसा केवल और केवल एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ये दो उदाहरण है, इन उदाहरणों से समझते हैं कि इनमें से सह अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए सह अभाज्य संख्या, सबसे पहले इन लोगों का मसा निकाल करके हमें देखना है। तो मसा निकालने के लिए 16 और 34 को लिख लेंगे। 16 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ गुणे 2। 34 का फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड, जैसे पहले मैं बताया, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 17। देखिए इनमें से मसा का रूल है, HCF कहता है कि यदि कुछ इनमें से मिल जाएगा तो वो उन लोगों का मसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 मिल रहा है तो इसका मसा 2 हो गया, यानी कि मसा हमारा कितना आना चाहिए, केवल और केवल 1। तो यह हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये वाला पहला क्वेश्चन सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मसा क्या निकल गया, 2। मसा केवल 1 आना चाहिए। अब 9 और 28 को देख लेते हैं। तो 9 और 28 को ऐसे लिखेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 28 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, अब इनमें से मिलाएंगे तो इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जा सकता है, यानी कि इसमें से यदि मिलेगा तो आपका क्या मिल सकता है, केवल और केवल 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इन दोनों संख्याओं का निकल गया 1। तो यह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। यह क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी और ये हमारा असहभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार इनका मसा 1 निकल गया। तो अब आगे हम अपने अगले टॉपिक्स को समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक है शांत या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिए शांत कहने का अर्थ है वे दशमलव संख्याएं जिनको हम कटाते हैं या भाग देते हैं तो एक निश्चित क्रमांक के बाद अस्थायी रूप से रुक जाती है, यानी कि बार बार रिपीटेड वर्ड नहीं आते हैं, एक ही संख्या दोहराई नहीं जाती है, मतलब कि वहां शांत हो जाती है। जबकि अशांत संख्याएं कभी भी नहीं कटती है, वो कंटिन्यूटी चली जाती है। तो देखिए भाग दे करके छोटे छोटे जो संख्याएं होती हैं उन्हें तो आसानी से हम शांत या अशांत में वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन जब इस फॉर्म में दिया होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए शांत पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या रहेगी P/Q के रूप में, उसमें रहेगा अंश और रहेगा एक हर। ठीक है, तो हर में हमें क्या ढूंढना है, हर में 2 और 5 को ढूंढना है। कहने का अर्थ है कि जब उसका हर 2 के गुणज के रूप में रहेगा तभी वह संख्या शांत होगी, 5 के गुणज के रूप में रहेगा तभी वह संख्या शांत होगी, या दोनों को संयुक्त रूप से गुणज के रूप में उसका हर रहेगा, उसका हर दोनों को संयुक्त रूप से गुणज के रूप में रहेगा तभी वह संख्या शांत होगी। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या उसके हर में गुणज के रूप में भाग ले लेती है तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला एक ये है 21/16। 21/16 का गुणज, हर वाला गुणज को देखते हैं तो 21/16 का हो जाएगा ये
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कहने का अर्थ है कि ये हो जाएगा 21 बाटा में 2 के पावर 4। तो ये क्या हो जाएगी, हमने पहले ही कहा 2 रहेगा तभी शांत, 5 रहेगा तभी शांत, या संयुक्त रूप से दोनों रहेंगे तभी शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी शांत। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे में यहाँ पे 2 है और 5 है, दोनों ही इसके हर में उपलब्ध है। 2 और 5 जब दोनों है तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा शांत, यह भी क्या हो जाएगी शांत दशमलव। अब देखिए अब रह जाएगी ये वाला। तो देखिए इसमें 2 है 5 है, 2 और 5 के अतिरिक्त इसके हर में कौन सी एक अलग संख्या उपलब्ध है, तो वो है 7। तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगी अशांत आवर्ती। तो इस तरह से हमें याद रखना है। शांत और अशांत के लिए जो मैंने ट्रिक बताया उसे याद करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक से है 6.23 पर बार लगा है, यानी कि 6.23 बार बार पी क्यू के रूप में बार बार आता रहेगा, जिसे हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6.23 का बार लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं कि बार कई संख्याओं पर लगा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट कर रही है। तो इनको सभी को हम लोग दशमलव हटा करके लिख लेंगे, यानी कि 623 बटा में कितनी संख्या रिपीटेड कर रही है, बार बार आ रही है, 2 3 2 3 2 3। तो ये 2 है, 1 और 2, यानी कहने का 2 और 3, 2 हो गई। तो 2 के लिए हम लोग नीचे क्या लगा लेंगे, 2 को 9 लगा लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद इधर देखेंगे कि कौन सी संख्या है, उसे हम लोग आसानी से घटा देते हैं। अब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 617 बटा में 99। तो ये P बाई क्यू के रूप में क्या हो गया, बदल गया, P बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, अब यहां से एक और समझते हैं, 8.47 पर बार। ये एक अगला टॉपिक देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें दोनों पर बार लगा था, लेकिन इसमें कितने पर बार लगा है, 1 पे। तो देखिए क्या करेंगे, 847 को 847 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां 9 लिख लेंगे, 1 पर बार लगा है ना, तो 1 9 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके पहले जिस संख्या पे बार लगा है 7 के पहले कितनी संख्याएं हैं, तो देखते हैं यहाँ पे केवल एक ही संख्या है, तो 1 यहाँ पे 0 भर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बार के बाद कौन सी संख्या बची है, तो 8 और 4 यही बची है ना, तो इनको 8 और 4 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो घटा करके लिखेंगे क्या, देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 7। तो ये हो जाएगा 763 बटा में 90। ठीक है, तो ये P बाई क्यू के रूप में बदल गई। ओके, तो देखिए ये भी हमारा अगला टॉपिक कवर हो गया। तो दोस्तों ये अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सभी टॉपिक्स थी जो प्रश्नावली 1 के लिए महत्वपूर्ण थी, और आपके एग्जाम में जरूर न जरूर इन टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो एक इसमें से सिद्ध करने वाला जो बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू।